Good evening, ma'am. क्लास की तरफ। सर्मन एट बनारस। गौतम बुद्धा जानता है ना हर कोई इनके बारे में। यस मैम। गौतम बुद्ध का नाम इनिशियली प्रिंस सिद्धार्थ था, ठीक है। 563 बीसी से 483 बीसी। उल्टा क्यों लिखा हुआ है ये? मैम क्योंकि क्योंकि बीसी है। बीसी बिफोर क्राइस्ट को शो करता है। जैसे जैसे वो कम होता है वो बताता है कि क्राइस्ट कितने पास थे आने के। गुड। अगर मैं बोल सकी तो ये क्लास होगी जहां पर एकदम बोलना बंद हो जाएगा, वहीं बंद हो जाएगी ये क्लास, ठीक है। सो नदर्न हम इंडिया जब में, आप नहीं बोल रहे होगे तब शोएब बोलते हैं। हाँ, जब मैं नहीं बोल पाऊंगी तो बचे हुए लोग जो क्लास को ले जा सकते हैं आगे, वो बोल के समझा करके क्लास को ले चलेंगे। At 12, he was sent away for schooling in Hindu sacred scriptures, and 4 years later he returned home to marry a princess. समझ ही गए होंगे। 12 साल की उम्र में उनको बाहर भेजा गया पढ़ने के लिए। 4 साल के बाद वो घर वापस आए, की शादी की गई एक प्रिंसेस के साथ। उनका एक बेटा हुआ and lived for 10 years as befitted royalty। और उसके बाद अगला 10 साल उन्होंने एक रॉयलिटी का मतलब यहाँ पर है कि एक रॉयल जिंदगी बिताई। बेफिटेड का मतलब है अच्छी जिंदगी बेसिकली। मुझे मतलब यहाँ पे क्यों लगाया गया ये शब्द। बेफिटेड का मतलब जो सूट करे, जो सही हो। तो एक्चुअल रॉयलिटी कह सकते हैं, अच्छी रॉयल्टी कहेंगे इसे, गुड रॉयल्टी, ठीक है। तो रॉयल्टी में उन्होंने अपनी जिंदगी 10 साल बिताए जिंदगी के, यानी एज अ प्रिंस बिताया उन्होंने। एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस heretofore shielded from the suffering of the world। 25 साल की उम्र तक प्रिंस को ऑलमोस्ट दुनिया की सारी सफरिंग से बचा कर रखा गया। यानी जहां पर भी वो रहते थे तो अपने महल के अंदर, वहां पर उन्हें कभी कोई नेगेटिव चीज, कोई नेगेटिव ऐसी चीज देखने को नहीं मिली जिससे उन्हें पता लगे कि बाहर की दुनिया में कितना दर्द है। While out hunting chanced upon a sick man। एक बार चांद से जब वो शिकार पर निकले तो उनको एक सिक आदमी मिला जो बीमार था। फिर एक एज्ड बूढ़ा आदमी मिला, एंड फिर फाइनली उनको एक फ्यूनरल प्रोसेसन दिखा, यानी जब मरने के बाद ले जाते हैं तब वाला। एंड फाइनली उनको एक मॉन्क दिखा जो कि भिक्षा मांग रहा था, मतलब भिक्षा। ये सब उनको देख करके उनके दिमाग में लगा कि इस तरह के थॉट आने लगे ना कि कभी ना कभी तो एक दिन सबको बूढ़ा होना है, फिर एक दिन सब मर जाएंगे, तो ये दुनिया में कुछ नहीं रखा हुआ है, मुझे अल्टीमेट ट्रूथ को जानना है, सो एंड सो। तो दीज साइट्स, यानी ये सारी चीजें देखने के बाद वो इतना मूव्ड हो गए, इतना वो जिंदगी उनकी बदल गई, दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट। तो उन्होंने घर छोड़ दिया और वो वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड, दुनिया में चले गए। क्या करने के लिए? टू सीक, खोजने के लिए। एनलाइटनमेंट का मतलब अल्टीमेट ट्रूथ, एक अल्टीमेट नॉलेज जिसको लोग खोजना चाहते हैं, ज्ञान, आत्मज्ञान, स्पिरिचुअल ज्ञान, जिससे उनको पता चल जाए कि एक्चुअली दुनिया में चल क्या रहा है। तो उनको ये सारी चीजें नहीं समझ आ रही थी, तो ही थॉट कि अब मैं घर छोड़ देता हूँ और फिर उसके बाद मैं बाहर दुनिया में रहूंगा, देन आई विल नो। Concerning the sorrows he had witnessed, he wandered for 7 years। 7 सालों तक तो वो घूमते ही रहे, and finally sat down under a peepal tree। उसके बाद वो एक पीपल ट्री के नीचे बैठ गए, where he vowed to stay until enlightenment came। और वहां पर बैठ के उन्होंने एक प्रतिज्ञा करी, कसम खाई कि वो वहां तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि उन्हें ज्ञान नहीं मिल जाता। एनलाइटेंड आफ्टर 7 days। और वहां बैठने के 7 दिनों के बाद उनको वो ज्ञान मिला। एंड ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री। और उन्होंने उस ट्री का नाम बुद्धि, विजडम वाला यानी बुद्धि वाला ट्री यानी बोधि ट्री रख दिया, ठीक है। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग। और वहां के बाद जो भी चीजें उन्हें समझ में आई थी उसको वो दुनिया को सिखाने लगे और अपनी नॉलेज को वो शेयर करने लगे। तो ये बुद्धा की इनिशियल जर्नी है। फिर क्या हुआ? एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज बुद्धा।
और सिंस वो बुद्धि वाले हो गए थे अब, तो अब उनका नाम सिद्धार्थ सिद्धार्थ से हटके बुद्धा हो गया ना, बुद्धि तो लड़की का नाम हो जाएगा, तो लड़के का नाम रखने के लिए बुद्धि से बुद्धा कर दिया, तो बुद्धा उनका नाम पड़ गया। एंड द अवेकन और द इनलाइटेंड, और बुद्धा का एक और मतलब भी होता है क्या, द पर्सन हु इज अवेकन, जो जाग गया हो, जिसको सब पता हो। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ द बनारस, उसके बाद वो बनारस गए, वहां पर उन्होंने अपना पहला सरमन यानी उपदेश दिया। फर्स्ट टाइम जब आप किसी गैदरिंग में बैठ करके कुछ बातें करते हो ज्ञान की, तो उसे सरमन बोलते हैं, प्रीचिंग बेसिकली जो करते गुरु लोग। तो पहली बार उन्होंने ये बनारस में किया, तो उनको उसका फर्स्ट सरमन, पहला रिलीजियस टॉक माना जाता है, ऐसे सदगुरु देते हैं ना यूट्यूब पर, उस तरह का। द मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गैंजेस, और ये बनारस बहुत फेमस भी है क्योंकि गंगा नदी के किनारे है, और सबसे ज्यादा नहाने के लिए और पापों को धुलने के लिए फेमस माना जाता है, डिपिंग प्लेस है। दैट सरमन हैज बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हियर, और उस सरमन को फिर अभी तक प्रिजर्व किया गया है, मतलब वो जो बातें उन्होंने बोली हैं वो प्रिजर्व की जाती रही हैं और फिर लोगों को वो दी जाती रही हैं, और यही उसी का एक अंश यहाँ पर अभी बताया गया है, यानी इस स्टोरी में बताया गया है जो भी उन्होंने वहां पर बातें बोली। क्या बोला है? इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल, स्क्रूटनी समझते ही होगे, इनस्क्रूटेबल का मतलब समथिंग विच कैन नॉट बी चेक्ड और अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता, ठीक है, उसको इनस्क्रूटेबल बोलते हैं। काइंड ऑफ सफरिंग, यानी कुछ ऐसी सफरिंग के बारे में बुद्धा के जो दिमाग है, जो ज्ञान है, उससे उन्होंने कुछ ऐसी चीज बताई है जिससे ये पता चलता है कि सफरिंग एक ऐसी चीज है जिसको ट्रूली अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता है, यानी सफरिंग इज दैट वन काइंड विच इज नॉट फुल्ली अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, देखते हैं कैसे। कीसा गौतमी, तो ये एक स्टोरी है जिससे बुद्धा बताते हैं कि किस तरह से हमें जिंदगी को, ये प्रीचिंग है बेसिकली, इस स्टोरी से बुद्धा ये बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने दुनिया को ये सिखाया कि सफरिंग कैसे नॉर्मल चीज है और इसको रिमूव करना इज नॉट नेसेसरी बिकॉज इट्स अ बेसिक पार्ट और प्रोसेस ऑफ लाइफ, वी कैन ओनली एडजस्ट विद इट। कीसा गौतमी हैड ओनली वन सन, उनके एक ही बेटा था, एंड ही डाइड, और वो बेटा मर गया। In her grief, she carried the dead child to all her neighbors. और उस दुख में वो उस बच्चे को लेकर के सारे पड़ोसियों के पास जाने लगी। Asking them for medicine, हर एक से बोलती कि मेडिसिन, मेरे बच्चे के लिए इलाज के लिए कोई दवा बता दो। And the people said she was lost her sense. She has lost her senses. और उसकी बातों को देख करके लोगों को लगता कि पागल हो गई है, इसका बच्चा तो मर गया है, फिर भी ये इलाज के बारे में बात कर रही है। At length, कीसा गौतमी met a man. थोड़ी दूरी पर जाने के बाद कीसा गौतमी को एक आदमी मिला, who replied to her request, जिसने उसकी रिक्वेस्ट को रिप्लाई किया। I cannot give the medicine for thy child. ये दी और दाई यानी तुम्हारे बच्चे के लिए मैं मेडिसिन नहीं दे सकता, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ जो इसे ठीक कर सकता है। तो उस आदमी ने बुद्धा के बारे में बताया कीसा गौतमी को। फिर गर्ल ने बोला, प्रे टेल मी सर हु इज इट, बताओ मुझे वो कौन है जिसके पास ले जाऊंगी तो मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। और उस आदमी ने रिप्लाई किया कि तुम्हें शाक्य मुनि बुद्धा के पास जाना चाहिए। शाक्य एक्चुअली क्लैन है बुद्धा का। बुद्धा हर एक का एक क्लैन होता है ना, ब्राह्मण क्लैन, क्षत्रिय क्लैन, तो शाक्य क्लैन के थे और उसके वो मुनि बन गए क्योंकि साधु बन गए, तो उनका नाम शाक्य मुनि पड़ गया। तो ओरिजिनली उनके नाम पर है बुद्धा का नाम, तो बुद्धा को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। तो उसने बोला शाक्य मुनि बुद्धा के पास जाओ। तो कीसा गौतमी ने रिपेयर्ड टू द बुद्धा एंड क्राइड, वो गई बुद्धा के पास। ये बहुत ही फनी मीनिंग है, यूज नहीं कर पाओगे लेकिन याद रखना, ये कभी कभी रिपेयर्ड का मतलब किसी के पास जाना भी हो सकता है। तो कीसा गौतमी बुद्धा के पास गई और रोने लगी। लॉर्ड एंड मास्टर, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, मुझे एक ऐसी मेडिसिन दे दो जो मेरे बच्चे को बीमारी से बचा सके और उसे मतलब जिंदा कर दे और उसे क्योर कर दे। बुद्धा आंसर्ड, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, बुद्धा ने उसकी बात सुनी और उन्होंने एक रिप्लाई किया कि मुझे एक मुट्ठी मस्टर्ड के, यानी मस्टर्ड समझते हो ना तुम लोग, जिससे मस्टर्ड ऑयल बनता है, तो उन्होंने बोला मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने चाहिए। And when the girl in her joy promised to procure it,
और वो खुश हो गई कि अच्छा बस एक मुट्ठी सरसों का दाना और मेरा लड़का जी जाएगा। तो उसने बोला हाँ हाँ मैं ले आऊंगी, प्रोक्योर का मतलब ब्रिंग या अवेलेबल कराना। तो उसने बोला कि हाँ ठीक है मैं ले आऊंगी एक मुट्ठी दाने। तो बुद्धा ने आगे ऐड किया और बोला कि बस इतना नहीं, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड, अ हस्बैंड, अ पेरेंट और अ फ्रेंड। यानी एक ऐसे घर से तुम्हें लाना होगा जहां पर किसी का बच्चा नहीं मरा, किसी के माँ बाप नहीं मरे, किसी का दोस्त नहीं मरा या किसी का हस्बैंड नहीं मरा। इतना लाना पड़ेगा। पुअर कीसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस। फिर कीसा गौतमी घर से घर 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 जाने लगी। एंड पीपल पिटीड हर एंड सेड हर, लोग उस पर दया करते और बोलते हियर इज मस्टर्ड सीड टेक इट, यहाँ पर है मस्टर्ड यानी सरसों के दाने ले जाओ। लेकिन जब वो ये पूछती कि डिड अ सन और अ डॉटर, अ फादर, अ मदर डाई इन योर फैमिली, क्या तुम्हारे घर में कोई बेटा बेटी माँ बाप ऐसे कभी कोई मरा है? दे आंसर्ड हर, तो वो उसे रिप्लाई करते एलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मेनी। और इस उनके जवाबों को सुन करके कीसा को ऐसा लगता है कि जीते हुए लोग इस दुनिया में कम हैं और जो मर गए हैं वो ज्यादा है। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ अवर डीपेस्ट ग्रीफ। और इसके बाद लोग उसको ये भी टोक देते हैं कि तुम क्या हमारे घर में आकर के हमको हमारे मरे हुए लोगों की याद दिला रही हो, तो हमें याद मत दिलाओ। क्योंकि जब वो पूछती तो लोगों को याद आ जाता कि उनके घरों में किसी की डेथ हुई है। एंड देयर वाज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट। और ऐसा कोई भी घर नहीं था जहां पर कोई बिलव्ड यानी कोई उनका चाहने वाला जिसे वो प्यार करते हो ना मरा हो। कीसा गौतमी बिकेम वियरी एंड होपलेस। इसके बाद में जो कीसा गौतमी है वो बहुत ही निराश हो जाती है। और वियरी का मतलब मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, मुझे ऐसा लगता है टायर्ड होगा यहाँ पर। हाँ टायर्ड ही है, एक मिनट। वियरी टायर्ड, हाँ एक्सर्शन, हाँ तो वियरी का मतलब टायर्ड है। तो इस इतना घूम घूम करके कीसा बहुत थक जाती है। तो शी इज वेरी टायर्ड एंड वो निराश होपलेस, को लगता है ऐसा कोई घर अब नहीं मिलेगा। एंड सेट डाउन एट अ वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी। और रास्ते के एक कोने में बैठ करके वो सिटी की जो लाइट्स है उनको देखने लगती है। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। वो लाइट जो एक बार बुझ रही है, एक बार जल रही है, एक बार बुझ रही है, एक बार जल रही है। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ नाइट रेन एवरीवेयर। और धीरे धीरे सारी लाइट्स बुझ गई और फिर डार्कनेस आ गई, सारी जगह पर बैठे बैठे रात हो गई। एंड शी कंसीडर्ड द फेट ऑफ men that their lives flicker up and are extinguished again। और फिर उसको समझ में आया कि इंसान की किस्मत ही ऐसी है कि उनकी जिंदगी की ज्योति एक बार जलती है फिर थोड़े टाइम के बाद बुझ जाती है। एंड शी थॉट टू हरसेल्फ, और उसने अपने आप में ही सोचा हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ। मैं मेरे दुख में कितनी ज्यादा सेल्फिश हो गई हूँ। डेथ इज कॉमन, कॉमन टू ऑल। डेथ तो बहुत कॉमन चीज है और सबके लिए कॉमन है क्योंकि हर घर में कोई ना कोई गया है। येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन देयर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमोर्टैलिटी। ठीक है, फिर भी इस पूरे एरिया में जो मौत के या मरने के बाद के दुख में भरा हुआ है, वैली ऑफ डिसोलेशन का मतलब एक गड्ढा, एक बहुत बड़ा एरिया, एक डीप सौरो। ठीक है, वो एक डीप सौरो वाले स्पेस में अभी भी एक रास्ता है जो कि उसे इमोर्टैलिटी की तरफ ले जाता है। हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस। उस इंसान को वो रास्ता इमोर्टैलिटी की तरफ ले जाएगा जिसने सारे की सारी सेल्फिश डिजायर्स को सरेंडर कर दिया हो, जिसको फर्क ही नहीं पड़ता हो। जैसे बोलते हैं ज्ञानेंद्रिय, अपने इंद्रियों पर, अपने इमोशंस पर और चीजों पर कंट्रोल कर लेना। तो जिसने अब सारे के सारे सेल्फिशनेस को, अपना दुख, अपना अपना प्यार, अपना गुस्सा, सब अपना अपना, तो अपने दुख के चक्कर में भूल गए कि दुनिया में दुख कॉमन है ना। अपनी अच्छी चीजों के चक्कर में भूल गए कि दुनिया में भी बहुत सारी चीजें जो बुरी होती है, सिर्फ अपने बारे में सोचो। तो वंस यू रियलाइज के ये सेल्फिशनेस है, केवल अपने बारे में और अपने दुख के बारे में सोचना, वंस यू सरेंडर इट इट इज कॉमन, आई एम अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स और ये सब होता ही रहता है, देन यू बिकम इमॉर्टल। बुद्धा ने बोला द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड। इस दुनिया में दुख है। बुद्धा की बेसिक फिलॉसफी यही कहती है कि जीवन है तो दुख है। ठीक है,
और दुख को कम करने का एक ही मार्ग है जिसको अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं। 8 उन्होंने बताए, 8 रास्ते, राइट फेथ, राइट विजन, इस तरह से राइट राइट ये सारे राइट है उसमें। ये सब कर लो तो लाइफ बैलेंस हो सकती है, यानी हर एक चीज एक्सट्रीम नहीं करनी है, बैलेंस में जीनी है जिंदगी, ठीक है। बट उनकी बेसिक फिलॉसफी यही है कि जिंदगी में केवल दुख है, और दुख का रीजन है डिजायर, तृष्णा जिसको बोलते हैं। दुख इसलिए होता है क्योंकि इंसान उम्मीद करता है। तो तुम लोगों को अच्छा मॉरल साइंस पढ़ा रही हूँ जिंदगी की, जिसमें तुम लोग ऐसे बुद्धा बनने की कोशिश करो, बी लाइक बुद्धा, कि ये सब तो चलते रहता है, बहुत बड़ी जिंदगी है, तो अनगिनत टाइम और देखना है, इनन्यूमरेबल टाइम्स, व्हाट इज देयर। सो बुद्धा ये बोल गए हैं कि जिंदगी में केवल दुख है, और दुख का सबसे बड़ा रीजन, द ओनली रीजन इज योर डिजायर। और अगर हम डिजायर पर ही कंट्रोल कर ले तो दुख होगा ही नहीं। लेकिन इसको जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो ऐसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे नंबर नहीं आ रहे, लेकिन नंबर लाना मेरा डिजायर है। अगर मैं ये मान लूं कि मुझे नंबर लाने ही नहीं है तो मुझे कभी दुख होगा ही नहीं। तो ये आलसियों के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है, क्योंकि वो हर एक चीज को ऐसे जस्टिफाई कर लेते हैं कि मुझे ये चाहिए ही नहीं, ठीक है। लेकिन बुद्धा ऐसे बोल के नहीं गए हैं, ऑल्दो बुद्धा की फिलॉसफी का लोग गलत यूज भी करते हैं। व्हाट ही मेंट इज दैट अपना काम करते रहो, ये नहीं कि काम ही नहीं करना है, चाहिए ही नहीं। मुझे भूख लगी है लेकिन खाने के लिए पैसे नहीं है, तो मैं मान ले रहा हूँ कि मुझे भूख लगी ही नहीं है, बात ही खत्म, मर जाते हैं ऐसे भूखे रह के। ऐसे नहीं सोचना है, अपना काम करते रहना है। बेसिकली सेम फिलॉसफी गीता वाली, डू योर वर्क, लेकिन रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है। जो रिजल्ट के साथ आपका अटैचमेंट है, जो डिजायर है, जो विश है, उसे अगर छोड़ दोगे, काम को नहीं छोड़ना है, काम तो करते रहना है, परिणाम को छोड़ना है। बुद्धा बोल रहे हैं लाइफ जो है मॉर्टल्स की इन दिस वर्ल्ड, वो ट्रबल्ड है, वो दुख से भरी हुई है, और ब्रीफ है, और बहुत ही छोटी है, एंड इज कंबाइंड विद पेन, और उसमें बहुत सारा दुख है। For there is not any means by which those that have been born can avoid dying। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे आविष्कार और दुनिया भर की चीजें इन्वेंट करने के बाद भी कोई भी तरीका ऐसा नहीं है जिससे मरना प्रिवेंट किया जा सके। करेक्ट? इतना प्रोग्रेस कर गई ह्यूमन सिविलाइजेशन, पता नहीं अनगिनत टाइम से चल रही है, सब कुछ बना लिया, लेकिन अभी तक ये नहीं बना सके कि कैसे ना मरे, या फिर एजिंग प्रोसेस को ही रोक ले, वो भी नहीं कर पाए कि अरे कम से कम 100 साल जी रहे थे तो 500 साल जी ले, वो भी नहीं कर पाए, और उल्टा पॉल्यूशन कर करके एवरेज लाइफ 60 और कर दी। तो जो ऑलरेडी मैम वो तो 100, हो तो चुका है। क्या? मैम लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो बढ़ तो चुकी है, मतलब अरे अभी तो गिर रही अभी है मतलब पहले के रीसेंट मुकाबले। रीसेंट हिस्ट्री से बड़ी है ना तुम यार। मतलब ऋषि मुनि जो योग तप और ये सब करते थे, वो 150-150 200 साल की जी जाते थे। उसके कंपैरिजन में आज तो 70-80 पिछले 10 सालों में 20 सालों में बढ़ी होगी, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। अरे अब तो हेल्थ की वजह से थोड़ी बहुत बढ़ गई है, लेकिन ये नहीं, अगर ओवरऑल देखा जाए तो घट गई है ना पुराने टाइम से अभी तक। तो कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन इतनी पुरानी, उसका साइंस एंड टेक इतना ऊंचा कि हम चांद तक पहुंच गए, सब कुछ कर लिया, लेकिन एक बेसिक चीज कि एजिंग कैसे रोक सकते हैं या फिर मरना कैसे रोक सकते हैं, कोई कर सका है आज तक? नियर फ्यूचर में कोई कर पाएगा? तो इसे बोलते हैं मिस्ट्रीज ऑफ यूनिवर्स, कि बहुत सारी चीजें पता है बट उससे भी ज्यादा है जो नहीं पता है। तो बुद्धा बोल के भैया कोई ऐसा तरीका नहीं जिससे आप मरना अवॉइड कर सको, वो तो करना ही है। जो बात बुद्धा 5000 तकरीबन 560 बीसी यानी 2-2500 साल पहले बोलकर गए हैं, वो बात आज भी ट्रू है कि मरना हम अवॉइड नहीं कर सकते, यानी 2500 सालों में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया, ठीक है। मैम आफ्टर सर इसमें एक और चीज भी तो कह सकते हैं, लाइक जो पीपल स्पेस में होते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, वो धीरे एज करते हैं, तो हम सब स्पेस में जाके रह लेते हैं, हम सबकी यस मैम, लाइफ मैं वही सोच रहा एक्सपेक्टेंसी। हाँ, लेकिन स्पेस में जाके रहने लगते हैं ना। तुम सब लोग लॉस्ट में स्पेस देख के आए हो क्या? सबको ले जाओगे स्पेस पे? तुम ही लोग हो जो लोग आगे चल के कैपिटलिस्ट बनोगे, सुपीरियर जीन्स वाले कुछ लोगों को ले जाओगे दूसरी गैलेक्सी, बाकी सबको यही मरने के लिए छोड़ जाएंगे ये लोग, देखते रहना इन लोगों हम मैम औरतें हमें कंटेन नहीं मैम कर पा रही, स्पेसशिप कैसे करेगी? सही बात है, वहां भी वही हाल होगा कुछ टाइम के बाद।
मैम मैम स्पेस मनी तो के बहुत बड़ा बेसिस है पे मैम। थोड़ी ना, अगर ऐसा होगा तो लॉस्ट इन स्पेस के तरह वो सीरीज ऑफ टेस्ट भी तो लेंगे। सीरीज ऑफ टेस्ट भी लेंगे बट उससे भी ज्यादा वो तो फेवरेबल होता है ना, जिसके पास पैसा होगा सुपीरियर वही जा सकेगा ना। इतने जैसे सारे वो विल अर्थ को ले गए अर्थ थे। अर्थ जैसा बड़ा प्लेनेट विद सो मेनी रिसोर्सेज, वो थोड़ी ना पूरा प्लेनेट को थोड़ी ना वो वहां पर ले जाएंगे, बाकी लोग तो मरना ही है। ऊपर से सो इंडिया। सो लेट अस सपोज आज की टिल डेट टेक्नोलॉजी बीइंग इन अर्थ यही है दैट जो जिंदा है उन्हें मरना तो है ही, एंड आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, और मरने से पहले यू हैव टू रीच ओल्ड एज, ठीक है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स, और इसी तरह का नेचर है लिविंग बींग्स का कि वो धीरे धीरे एज होते हैं और फिर एक दिन मर जाते हैं, ठीक है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, सिमिलरली उसी तरह जिस तरह से पके फल जल्दी गिर जाते हैं, जितना ज्यादा पका उसके गिरने का चांस उतना ज्यादा, तो पूरे नेचर का यही प्रोसेस है। अगर देखोगे ना तो जो फूल होता है वो कली से बड़ा बनता है और धीरे धीरे अपने आप ही गिर जाता है। तो जो चीज बनी है दुनिया में उसे डिस्ट्रॉय तो होना ही है, ये बेसिक फिलॉसफी है। सो मॉर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन अ डेंजर ऑफ डेथ, यानी जो भी इंसान जिंदा है उसके ऊपर हर मोमेंट हर क्षण मरने का खतरा तो है ही, कभी भी मर सकता है। एज ऑल earthen vessels made by the potter end is in being broken, जिस तरह से कुम्हार का बनाया हुआ हर बर्तन कभी ना कभी टूट ही जाता है, so is the life of mortal, उसी तरह से बात बार बार बोल रहे हैं अलग अलग तरह से। both young and adult, both those who are fools and those are wise, और इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने इंटेलिजेंट है कितने बेवकूफ है, मरना सबको ही है। all fall into the power of death, डेथ के सामने सब कमजोर है। all are subject to death, और सब मरेंगे, ठीक है। of those who overcome by death depart from life, a father cannot save his son nor kinsmen their relations। Mark, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter। फिर वही है कि जो लोग डेथ से अभी बच गए हैं, दुनिया से चले गए हैं, उसी उनमें से भी एक फादर है जो अपने बच्चे को नहीं बचा सका, कोई रिलेटिव एक दूसरे को नहीं बचा पाते हैं, कोई रिश्ते नहीं बचते हैं, सब चले जाते हैं। और ये बात भी ध्यान रखो, हो सकता है रिलेटिव्स देख रहे हो, लेमेंटिंग का मतलब जोर जोर से दुख मना रहे हो, लेकिन एक एक करके सबको जाना है। उसी तरह से जैसे वन बाय वन कसाई घर में ऑक्स को लाया जाता है एक एक करके उनकी बलि देने के लिए, उसी तरह इस दुनिया में एक एक की बलि देनी है, कोई किसी को बचा नहीं सकता है, ये मतलब है इस पैराग्राफ का। सो द वर्ड इज एफ्लिक्टेड, इसका मतलब है पूरी दुनिया में बस केवल सफरिंग ही भरी हुई है, विद डेथ एंड डिके। सफरिंग किस चीज की है? डिके और डेथ की। डिके मतलब धीरे धीरे चीजों का खराब होना, ठीक है। तो जो लोग अभी जो न्यू बॉर्न है वो एकदम ओरिजिनल है, हम थोड़ा ज्यादा डिके कर चुके हैं, तुम थोड़ा कम डिके करे हो, जो हमसे उम्र में बड़े हैं वो और डिके कर चुके हैं, तो धीरे धीरे सब डिके की तरफ जा रहे हैं और डेथ और डिके और डेथ से पूरी दुनिया भरी हुई है। देयरफॉर, और इसी वजह से जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो डू नॉट ग्रीव, वो कभी दुख नहीं मनाते, नोइंग दैट द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, कि ये तो दुनिया की रीत है, जो आया है उसे जाना है। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग, ना तो रोने से ना दुख मनाने से विल एनीवन ऑब्टेन अ पीस ऑफ माइंड, किसी को पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा। नॉर और ऑन द कॉन्ट्ररी हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर, और उल्टा जो इंसान दुख कर रहा है उसका दुख बढ़ते ही जाएगा, क्योंकि वो उसी जोन में चले जाएगा और उसकी बॉडी भी सफर करेगी। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, धीरे धीरे वो रो करके अपने आप को बीमार कर लेगा और पीला कर लेगा। yet the dead are not saved by his lamentation, और फिर भी दुख जताने से जो मर गए हैं वो वापस नहीं आएंगे। तो कहने का मतलब ये है बुद्धा का कि अगर दुख किसी के जाने का आपको दुख है तो वो दुख केवल आपके मन की शांति से ही कम हो सकता है, मनाने से वो सिर्फ बढ़ेगा, आपकी प्रॉब्लम सिर्फ बढ़ेगी, उसका सोल्यूशन कभी नहीं आएगा, क्योंकि जो चला गया वो वापस तो कभी आएगा नहीं। He who seeks the peace should draw out the arrow of lamentation, ठीक है। वो बोल रहे जो इंसान सुकून चाहता है उसे कंप्लेंट को, ग्रीफ को और दुख को, एरो को हटा देना चाहिए,
उससे उसे अलग हो जाना चाहिए। यानी दुख जताना, कंप्लेन करना और एक्सेसिव ग्रीफ मनाना, ये उसे बंद कर देना चाहिए। ही हु हैज ड्रॉन आउट ऑफ एरो, जो इस एरो से, यानी जो इस एरो का मतलब है यहाँ पर पंक्ति, कतार, जो इस कतार से बाहर निकल गया है और जिसने अपने आप को इतना काम एंड कंपोज कर लिया है कि कि वो अपने आप को कंपोज कर चुका है, नेचुरल स्टेट में जा चुका है, उसने एक्सेप्ट कर लिया है फिलॉसफी को, उसको इवेंचुअली पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा। ही हु हैज ओवरकम ऑल द सॉरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है क्या? अगर दुख दुख देता है तो दुखी होना ही बंद कर दो, यही बुद्धा कह गए हैं, है ना? सिंपल मैम सी पर बात। इसमें एक चीज है, बट मतलब ये करना बहुत मुश्किल है। उनका मतलब ये है कि एक ऐसा इंसान जो दुख से पूरा बाहर हो चुका है, वो तो फ्री हो गया ना। जिसको दुख होता ही ना हो, उसको दुख हो सकता है? किसी भी चीज का दुख नहीं हो सकता है। तो वन हु हैज ओवरकम ऑल सॉरो, जिसने सारे दुख के ऊपर जीत पा ली है, वो इनडिफरेंस, मतलब किसी चीज से उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको दुख फील भी नहीं होगा और वो फ्री हो जाएगा और ब्लेस्ड हो जाएगा। सो आई डोंट नो, ये बुद्धा की पर्सनल फिलॉसफी है, आप इससे इवेंचुअली। एक्सक्लूसिव है हाँ बेटा। मैम, तो कुल मिलाकर ह्यूमंस की सारी सेंस लेता क्या बोल रहे हो? कुल मिलाकर ह्यूमंस की, है, फीलिंग्स जो है उन्हें एक बंद कर। हाँ ये तो हर कोई बोल रहा है, सारे स्क्रिप्चर्स यही बात कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे बाइबल हो, गीता हो, कुरान हो, सब एक ही बात बोलते हैं। हमारे जो बॉन्डेज होते हैं। हाँ मान्या। मैम एक चीज जो मुझे पूछनी थी, हम्म। मैम आपने भी कहा कि बुद्धा जी का जो मैसेज था वो बेसिकली ये था कि इनडिफरेंट हो जाओ, अपने इमोशंस त्याग दो, और कि बेसिकली अगर आपको आप सौरों को ओवरकम कर लोगे तो सौरव आपको परेशानी नहीं कर सकता। हम्म। बट मैम हमने जब फायर एंड आइस पढ़ी थी तब हमने ये पढ़ा था कि जो इंडिफरेंस होता है वो पॉइजनस होता है हमारे लिए। वो हमारे अंदर एक, हमें हॉलो कर देता है इंडिफरेंट होना। तो मैम ये तो दो कॉन्ट्ररी चीज हो गई। देखो दोनों, एक तो दोनों इंडिफरेंस का मतलब अलग है। यहाँ पर मैंने इंडिफरेंस टर्म मेरी गलत यूज किया है। मुझे लग ही रहा था कि इंडिफरेंस से तुम लोग नेगेटिव लोगे। इंडिफरेंस का मतलब कंपैशन लेस नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको एम्पैथेटिक नहीं रहना है, बट अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट कर ले कि ये तो प्रोसेस है, तो आपका ग्रीफ से ज्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग रहेगी। मतलब उसमें रैशनैलिटी का क्वांटिटी ज्यादा होना चाहिए। अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि ऐसा नहीं है कि मैं इंडिफरेंट हूं तो दूसरे के पेन से मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो वो मर जाए मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने उसके ऊपर कार चढ़ा दी। ठीक है, ये होता है एक्चुअल इंडिफरेंस, जिससे दूसरों के लिए फर्क ना पड़े। बुद्धा ये कह गए हैं कि इमोशंस के लिए, स्पेशली उन नेगेटिव इमोशंस जो हमें कंट्रोल करते हैं, उनके लिए हमें इंडिफरेंट रहना चाहिए। पॉजिटिव ह्यूमन इमोशंस या एम्पैथी के फेवर में है वो, लेकिन वो काफी नेगेटिव भी है। बात सही है, क्योंकि अगर वो ये बोल रहे हैं कि जिंदगी में केवल दुख ही दुख है, बहुत सारी फिलोसफीज इस बात को भी नहीं मानती। लोग मानते हैं लाइफ इज फुल ऑफ ब्यूटी। तो बुद्धा का सिंपल कॉन्सेप्ट यही है कि आपको अपनी इमोशंस को ओवरकम करना पड़ेगा। तो इवेंचुअली जब आप अपने इमोशंस को ओवरकम करेंगे तो इनडिफरेंस उसका साइड इफेक्ट होगा ही होगा। People will cry in front of you but you will not cry, and they will not be able to relate to you, correct? क्योंकि आप रो रहे हैं बट आप किसी को हग भी नहीं दे सकते, बिकॉज आपको लगता है ये तो नॉर्मल चीज है। तो उससे तो दुनिया में खटास बढ़ेगी ही। और यही बहुत बड़ा रीजन है कि वेस्टर्न कल्चर में लोग एक दूसरे से ज्यादा कनेक्टेड फील नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पर इंडिविजुअलिज्म की फिलॉसफी और चीजों को नेचुरली एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वहां पर सोशल रिलेशंस उतने स्ट्रांग नहीं है। तो ये बात सही है कि जो बुद्धा का स्टैंड है वो इंडिविजुअल एनलाइटनमेंट के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन सोसाइटी के रिलेशन के लिए वो एज अ कैटलिस्ट नहीं है। समझ गए? बिकॉज इफ एवरीवन विल बिकम बुद्धा, देन फिर सॉरो हो या डेथ नोबडी विल केयर, है ना? क्योंकि इंडिविजुअली बुद्धा तो इंडिविजुअल ज्ञान पर फोकस कर रहे हैं। वो तो यही कहेंगे कि आप अपने ऊपर अपने चीजों पे फोकस करो, और आपको पता, आपका एक
हर एक इंसान बोधिसत्व की तरफ बढ़ रहा है, तो तुम्हें तुम्हारी जर्नी ट्रेस करनी है। तो तुम्हारी जर्नी में तुम किसी और स्टेट पर हो, इंडिफरेंट स्टेट पर हो, किसी और को प्रॉब्लम हो रही है, व्हाई विल यू कंसीडर, यू माइट नॉट कंसीडर इट। तो ये बात तो साइड इफेक्ट तो है बुद्धा की फिलोसफी का, नो डाउट। ठीक है, क्वेश्चन करना शुरू करो, 1 2 3, आई विल बी बैक इन अ मिनट। When her son dies, Gautami goes from house to house. What does she ask for? Does she get it? Why not? तो बहुत easy है। मैम वो अपने सन के लिए मेडिसिन के लिए मांगती है। और ये किस रेफरेंस पे पूछा है क्वेश्चन? ओके, पहला क्वेश्चन तो नॉर्मल है। तो when she goes from house to house, she asks for medicine for his son. She does not get it because there is no cure of death and everybody thought she was mad. Correct? यस मैम। इसका हम तो ये कह सकते हैं कि वाई मैम नॉट वाई, में यस मैम कि की बुद्धा ने उन्हें समझा नहीं दिया नहीं बता था। तो दिया, why not? Because there is no cure for death. क्यों नहीं मिलती उसको मेडिसिन? मैम अच्छा मैम वो बुद्धा ये ने फर्स्ट कहा ये वाला पहले टाइम है। स्टार्टिंग का है ना, तो स्टार्टिंग में जब वो लोगों के घर जा रही थी तो मेडिसिन मांग रही थी ना, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन उसने बोला है आफ्टर स्पीक्स विद बुद्धा। तो सेकंड क्वेश्चन है वो जो तुम फर्स्ट समझ रही हो। तो पहले when Kisa Gautami goes from house to house, she asks for medicine for his child to you know get cured from death. She does not get it because there is no cure for death. Correct? इसलिए उसको मिलती नहीं है because and everybody was thinking that she had gone crazy. Correct? 2 लाइन का ही आंसर है, तो बहुत छोटा क्वेश्चन। समझ आ गया सबको क्या बोल रही हूँ मैं? यस मैम। ओके। मैम सेकंड क्वेश्चन आंसर करें। फर्स्ट कर लिया? यस मैम। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताना शुरू करो। Kisa Gautami again goes from house to house after she speaks with the Buddha. What does she ask for the second time around? Does she get it? Why not? Kisa Gautami, after speaking with Buddha, home went from house to house asking for a handful of mustard seeds. Correct? यस मैम। मैंने पहले लास्ट चैप्टर में भी बताया था कि हमेशा आंसर की शुरुआत क्वेश्चन की लाइन से ही करनी होती है। तो कीसा गौतमी आफ्टर स्पीकिंग विद बुद्धा वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस आस्किंग फॉर हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। ठीक है, बट द कंडीशन वाज दैट द मस्टर्ड सीड should be from a home where none of the beloved relative had died. She did not get it again because death is very common and there was no house in which there was a relative, a beloved person had not died. इतना ही है इसका आंसर। क्लियर है सबको? यस मैम। लिख लो। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम चैप्टर से रिलेटेड डाउट नहीं है, मगर एक आंसर फ्रेमिंग से रिलेटेड थोड़ा डाउट है। हाँ पूछो। मैम जब कैरेक्टर स्केच लिखते हैं तो उसमें क्या हमें सिचुएशन बतानी होती है, मतलब कि हम लोग के जैसे किसी की क्वालिटी बता रहे हैं तो हमें ये भी बताना है कि वो क्वालिटी हम क्यों बता रहे हैं। हाँ हाँ जरूरी वो है। इंसिडेंट शो करना होता है क्या मैम? हाँ शॉर्ट में तो शो करना ही होता है कि वो सेल्फिश एज ऐसे करके लाइन लगाते हैं, सो दैट इट गेट्स वेरीफाइड कि तुमने सही लिखा है। रीजन देना होता है, वरना उसके अलावा बहुत पैसा हो जाता है ना, रैंडम कोई भी एडजेक्टिव लगा दो। जनरली कैरेक्टर स्केच बेटा लॉन्ग में ही आता है, तो ऑब्वियसली वहां तो लिखना ही होता है।
एक दो नंबर में कैरेक्टर स्केच बहुत कम ही आता है, इनफैक्ट नहीं ही आता है, समझ रहे हो, इसीलिए वहाँ पे डिस्क्राइब करना ही होता है। ओके मैम। लिख लिया? फिर से बोल रही हूँ। Kisa Gautami, after speaking with Buddha, went from house to house asking for a handful of mustard seeds. But the condition was that the mustard seed should be from a house where none beloved relative had died. She did not get it because there was death is very common and there was no house where none of the relative had died. ठीक है? मैम डन। Third question है, what does Kisa Gautami understand the second time that she failed to understand the first time? Was this what the Buddha wanted her to understand? मैम डेथ एक कॉमन चीज है। Hmm? मैम डेथ इज अ कॉमन थिंग एंड इट इज अ प्रोसेस ऑफ लाइफ, शी अंडरस्टैंड्स इट। Hmm. लेकिन हमें इसे थोड़ा बड़ा बनाना है तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, Kisa Gautami first time failed to failed to understand that the death is common. But the second time when she went for asking mustard seeds, she did not get it and she understood that there was no house where the death had not occurred. So she realized that death was very common, and this was the exactly that Buddha wanted her to understand, that death has no rescue and no one can escape from it. All the mortal beings have to die one day. समझ गए? कर लोगे? यस। यस मैम। लिख लो। मैम इस आंसर को हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं that as Geeta Gautami sat down at the wayside, she observed the flickering lights of the city, and that she saw how the lights flickered yet got extinguished as well, similar to man's cycle of life and death. ये फोर्थ में लिखे तो ठीक नहीं रहेगा। मैम ये Okay, फोर्थ के ma'am. लिए क्योंकि परफेक्ट फोर्थ में आंसर होगा। उन्होंने क्यों पूछा है, थर्ड में क्या पूछा है, Okay, समझ ma'am. रहे? फोर्थ थर्ड में उन्होंने केवल ये पूछा है कि क्या समझ आया, तो इतना ही तो समझ आया कि डेथ कॉमन है। क्यों समझ आया? क्योंकि वो जब वे साइड पे बैठी थी तब उसने फ्लिकरिंग लाइट्स को देखा, एंड जैसे उन्हें देखती रही शी रियलाइज कि जैसे ऑल लाइट्स आर फ्लिकरिंग एंड एट वंस आफ्टर वन टाइम they are off. Similar is the situation of human life, after one time they die. तो ये फोर्थ में लिखना है, ठीक है मैंने? Okay, ma'am. सब लोग क्लास में कर रहे हो ना इसको? अब तो एक ही चीज क्लास में कराई जा रही है, अब भी जिन लोगों का जो काम ना करो, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। हम इसमें वो वाली लाइन मेंशन कर सकते हैं कि जो वैली ऑफ डेसोलेशन वाली थी, path to immortality सिर्फ सरेंडरिंग और सेल्फिशनेस से आती है। कहाँ पर है ये? कीसा गौतमी के केस में है? यस मैम। मैम मैम वो मैं फिफ्थ क्वेश्चन के लिए आंसर होगा ना। फिफ्थ क्वेश्चन में सेल्फिशनेस का थोड़ा रिलेशन था। वो बेटा फिलोसफिकल आंसर है, वो फिफ्थ में लिखो तो सही है। क्योंकि आंसर अगर तुम एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड करते हो ना, तो क्योंकि लिटरेचर के आंसर बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, वो सारे फिर एक ही जैसे हो जाएंगे, क्योंकि पूरे चैप्टर की समरी एक ही जैसी होती है ना।
वो फिलोसफिकल है बहुत ज्यादा कि आपको अपने डिजायर से डिसोलेट होना पड़ता है दुनिया से ना। तो आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस में भी लिख सकते हो, इसमें चाहो तो ऐड कर सकते हो, बट एग्जैक्टली बताओ क्या लाइन ऐड करनी है, सो दैट आई हैव टू चेक। Ma'am, that she realized that despite death being common to all, there is a path of immortality through the valley of desolation, achieved only through surrendering all selfishness. कर सकते हो। अगर उस मैंने तो आधी लाइन बोली है, बट अगर डेथ इज कॉमन टू ऑल के अलावा तुम वो पूरी लाइन लिखना चाहो डिस्पाइट के बाद वाली वो भी लिख सकते हो। बस आंसर थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट वो गलत नहीं है। थॉट किस किसने लिख लिया? I'm done. ठीक है। Kisagotmi understood failed to understand for the first time when she asked for cure for her child. But second time when she went on asking a handful of mustard seeds from every household, she did not get it because there was no house where the death had not occurred. She realized that death was common to all. This is what Buddha wanted her to understand, that there is no cure for death. No living beings can escape death. It is common for all mortal things. ठीक है। Next, why do you think Kisa Gautami understood this only the second time? ये आंसर ऑलरेडी किया जा चुका है, उसको दूसरी बारी क्यों समझ आया? She मैम वो understood flipping it only the second time because after बोलो कोई भाई, sorry guys, she understood only the second time because कहाँ थी मैं? After asking and not getting handful of mustard seed, he sat down along the uh, on the wayside and saw the lights flickering from a distance. They flickered and they were flickering on and off, and after a moment, by looking at them, she realized that it is the situation of human life also, that at one point of time they are alive and after certain time they have to die, and this was the understanding that changed her life. And this understanding came because of Buddha, because Buddha only gave her the task of collecting mustard seeds from a house where no death had occurred, because he knew that it is not possible. कर लोगे? yes मैम हम इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि जब बुद्धा जी से मिलने से पहले वो अपने चाइल्ड के डेथ में इतनी वो थी, सराउंडेड बाय ग्रीफ थी, कि वो उसके जजमेंट एंड रीजनिंग को क्लाउड कर रहा था, बट देन उसे फिर वो सेल्फ फिफ्थ का रियलाइज। आंसर है बेटा। तो एक क्वेश्चन पहले का आंसर क्यों दे रहे? क्योंकि वो उसका आंसर है, डू यू एग्री विद कीसावत दैट शी वाज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ? यस, और फिर उसका आंसर ये देना पड़ेगा बिकॉज उसकी रीजन और जजमेंट को क्लाउड कर रहा था उसका ग्रीफ, शी वाज नॉट। गाइस फिफ्थ तुम्हें खुद करके लाना पड़ेगा, ज्यादा देर बोलने से मेरी खांसी और बढ़ रही है, क्या फायदा होगा अगर मैं मैम वो I might लाइट I might not upload this recording. पानी पी लो। पानी पी कर आती हूँ, वोट करो, ठीक है? अरे मैम कर दो, हम कोई शेयर नहीं करेंगे।
लिख लिया? यस मैम। तुम लोग भी अपनी सेहत का ख्याल रखो, मैंने ख्याल नहीं रखा तो मेरी हालत देख लो। व्हाट डज कीसा गौतमी हो गया ना, थर्ड हो गया हमारा, फोर्थ भी हो गया ना। क्या लिखा फोर्थ में? व्हाई डू यू थिंक कीसा गौतमी अंडरस्टूड दिस ओनली द सेकंड टाइम? वो रोड साइड की वजह से, बिकॉज जब वो थक हार गई एंड शी रियलाइज कि अब उसे नहीं मिलेगा। शुरू करना है कहाँ से? After getting tired of asking, handful of mustard seeds from a house where none death had occurred, she sat down along the wayside, looking at the lights that were flickering on and off again and again. After a while, looking at them, she realized similar is the case with human life. They are alive till one point, and after some time, the death occurs. It is common. This understanding to her came because of Buddha, because he only gave her the task of collecting mustard seeds, because he knew that this is an impossible task. ठीक है? यस मैम। सेकंड में थोड़ा और भी ऐड कर सकते हो, इन व्हाट वे बुद्धा चेंज्ड हर अंडरस्टैंडिंग। आई थिंक वो जो पुराना था ना, तो हाउ सेल्फिश में भी फिर सेम ही आ जाएगा ना। ठीक मैम है, सेकंड का आंसर परफेक्ट। फोर्थ का आंसर परफेक्ट है ना, मतलब जितना कर दिया मोर देन सफिशिएंट है ना। यस मैम। फिफ्थ, हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस? बताओ, यूजुअली तुम ही लोग को अपने हिसाब से बताओ। मैम सेल्फिशनेस ऐसा एक्ट है मैम, selfishness is an act which usually humans do when they lose their senses or in the in a huge grief, something नहीं like. नहीं, इस तरह से नहीं लिखेगा, ये वैसे सही हो सकता है, बट इस चैप्टर के रेफरेंस में सेल्फिशनेस अकॉर्डिंग टू, या फिर अकॉर्डिंग छोड़ो, इन जनरल टर्म सेल्फिशनेस इज एक्ट ऑफ फोकसिंग ऑन सेल्फ, फोकसिंग ऑन सेल्फ हैप्पीनेस, सेल्फ सफरिंग, इसको बोलते हैं ना सेल्फिशनेस, अपने ऊपर मैम फोकस मीनिंग करना। बताना है। हाँ मैम सेल्फिशनेस का मीनिंग ही बताना था। हाँ, ये तो पूछा है, और क्या पूछा है? ये नहीं पूछा। मैम शायद कुछ और पूछा है मैम, चैप्टर के टर्म में कुछ। हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड, फिर सेकंड में पूछा है, डू यू अग्री? The idea of selfishness is focusing on self या focusing on one's personal sufferings and personal desires, समझ गए? So the idea of selfishness is actually related to the focusing on one's own own desires, happiness, or sorrows and pain. When a person is selfish, he or she does not think about others. ठीक है, ये इतना और ऐड कर लेना है इसमें. So the idea of selfishness is usually focusing on self. बोल रही हूँ, लिख लो. Idea of selfishness usually focuses on idea of self. Selfish person thinks about his own grief, sorrows, and happiness.
They are indifferent to the sufferings and conditions of others. They are indifferent to the suffering and conditions of others. तो यहाँ पे आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस खत्म होता है. ठीक है, सेकंड तुम लोग कर ही लोगे. डू यू अग्री दैट कीसा गौतमी was being selfish in her grief? यस उसने मैम. वो खुद ही बोला है. यस, कीसा गौतमी was being selfish in her grief because in her grief she wanted to change the basic law of nature, that is death. She was thinking about only her grief and wanted her son to come back at any cost. She did not realize that that was common and she, बस इतना ही है. She did not realize that that was common मैम for शायद everyone. वाई नहीं पूछना चाहिए. नहीं नहीं, डू में इतना तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा. यस अगर केवल लिख देंगे तो फिर फायदा नहीं है ना. तो यहाँ से लिखना पड़ेगा. आगे भी लिख लेना वैसे. Yes, Kisa Gautami was being selfish in her grief. She did not realize that death is common to all. फिर आगे लिख लेना. Yet in this valley of desolation there is a path that leads him to his son to immortality who has surrendered all selfishness. Him क्या है, किसी भी इंसान के लिए ट्रू है. Anyone लिख लो him की जगह. So she did not realize, she was being selfish in her grief. She did not realize that death was common to all. And in this valley of desolation की जगह grief भी लिख सकते हो. And in this valley of grief, there is always a path that leads everyone to immortality, या anyone to immortality who has surrendered all selfishness. ठीक है, तो इसको कॉमन स्टेटमेंट बना लो क्योंकि वो तो अपने पर्सपेक्टिव से सोच रही है ना. लिख लिया.